हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज दिन है रविवार, 29 जून की तारीख है। एक दिन पहले यानी शनिवार की बात करें 28 जून की, तो भारत में सबसे पिछड़ा कहा जाने वाला राज्य बिहार भारत का पहला वाहिद ऐसा राज्य स्टेट बन गया है जहां पे ऐप के माध्यम से यानी कि ई वोटिंग हुई है। मैं पूरे विश्व की बात करूं तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल ऐसे एस्टोनिया या ब्राजील का मिलता है जहां पे ई वोटिंग जैसे पैटर्न हमें देखने को मिले। तो हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। ठीक है, MLA या MP वाले जो इलेक्शन होते हैं वहां पे नहीं हुआ, वहां पे भी हो जाएगा, लेकिन लोकल स्तर पे ही अगर पहली बार इस प्रकार की वोटिंग हो रही है तो इसको स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए। इस पे हम आज बात करेंगे। हम बात करेंगे कि पहली बात तो ये जो ई वोटिंग है इसके फायदे क्या हैं, ठीक है, इसमें बाद में चुनौतियां क्या आ सकती हैं, ई वोटिंग में कौन से लोग शामिल थे, और इससे जुड़े अन्य पर्सपेक्टिव पे हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए, पहला राज्य बन गया बिहार। बिहारी जो भी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं सबको बहुत बहुत बधाई, हमको भी बधाई। हम भी भारत के नागरिक और हम लोगों के लिए भी एक गर्व के क्षण है। कल को हमारे प्रदेश में भी इस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बिहार ने भारत में क्या है एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, ठीक है, भारत में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए क्या हुआ, 28 जून यानी कल की तारीख को नगर पालिका चुनावों में मोबाइल फोन के माध्यम से, ठीक है, वोटिंग की सुविधा प्रदान की और यह भारत का पहला राज्य बन गया है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जिसको मैंने भी बताया ऐप के माध्यम से। कुछ इसके लिए स्पेसिफिक क्राइटेरियन थे, उन पे मैं अभी आऊंगा। उसके पहले एक बात और बताता चलूं कि एक मोबाइल नंबर का प्रयोग करके अधिकतम 2 लोग ही वोट कर सकते थे। एक घर में अधिकतम 2 लोग ही वोट कर सकते थे, और इस वोटिंग पैटर्न को विभिन्न माध्यमों द्वारा इंश्योर किया गया कि इसमें कुछ हेराफेरी ना हो, धुरखेल ना हो। इस पे बाकायदा सरकार ने बहुत जोर दिया। ठीक है, मैं आऊंगा कि क्राइटेरियन क्या था। उसके पहले मैं बताता चलूं कि चूंकि बारिश का माहौल चल रहा है, मॉनसून अपने शवाब पे है, और जब मैं दिल्ली NCR में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं उसी मॉनसून ट्रेल से होते हुए आया हूं। तो स्टडी IQ में भी इस समय मॉनसून धमाका सेल चल रही है। ठीक है, मॉनसून धमाका सेल चल रही है, और ध्यान रखी बात है 30 जून, ठीक है, यानी कि जिस दिन वोटिंग हुई है 28 जून को, उसके 2 दिन बाद यानी कि आज से अगले दिन तक यानी कि सिर्फ कल तक ये धमाका ऑफर आपके लिए रहेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, जो मॉर्निंग बैच है हमारा, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 30 जून को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो 30 जून तक ये सेल चलेगी। करना क्या है आपको, इस कोड का यानी कि विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है अधिकतम डिस्काउंट के लिए। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है आपको अधिकतम डिस्काउंट के लिए। और हर वो स्टूडेंट जो दिल्ली में आके प्रिपेयर करना चाहता है और उसके पास संसाधनों की कमी है, वो क्या कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और हमारे रैंकर्स टेस्ट में जिसमें हर महीने वो 11,000 रुपए जीत सकते हैं, उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे तो हमारे PRP यानी कि प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए भी अर्ह हो जाएंगे। वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। सारी सुविधाएं स्टडी IQ मुहैया कराएगा। SIP प्रोग्राम आपके लिए है, प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड SIP हो जाता है तो आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए MRP प्रोग्राम है। अच्छा, आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स से पहले जो आपने फीस जमा की थी यहाँ पे, जो मैक्सिमम डिस्काउंट वाली फीस थी, ये पूरी फीस वापस हो जाएगी। इसके अलावा मेंटरशिप, किताब, 18 किताबों का सेट, हर चीज़ आपको शानदार तरीके से अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस बैच से जुड़ने के लिए, हमारे मॉनसून धमाका सेल का लाभ उठाने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करें। नीचे लिंक दी होगी, स्टडी IQ की ऐप पे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ चीजें आपसे थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं तो चीजें क्या थी। हाँ, क्या कि वे लोग जो 80 वर्ष से अधिक के थे, ठीक है, या जो 40% से अधिक विकलांग थे, ठीक है, या वे लोग जो कोविड से पीड़ित थे या इस समय क्वारंटाइन थे, वे लोग, या जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित थे जहां पे बहुत ज्यादा अक्षम थे, वे सभी लोग इस ई वोटिंग के पात्र थे। और इसको ऐसा भी नहीं है कि इसको एक बार ही आपने सिर्फ डाल दिया, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आपको वहां पे अप्रूवल मिलना था। आ जाते हैं वापस से इस पे कि कुछ बिंदुओं पे है क्या कि प्रमुख आंकड़े कैसे जुड़े कि कितने लोगों ने वोट किया। तो बात की जाए तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, 40,280, 40,280 विशेष श्रेणी के मतदाता थे। मतलब इस प्रकार के लोग जिन्होंने इस द्वारा मतदान किया वो 40,280 थे। ठीक है, 42 नगर पालिका निकाय और 26 जिलों में फैले हुए थे। मतलब लगभग 42 नगर पालिका निकाय के लोगों ने यहाँ पे वोट किया। और क्या बिंदु था,
कौन कौन लक्षित थे अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, वरिष्ठ नागरिक 80% से अधिक उम्र वाले, दिव्यांगजन 40% से अधिक विकलांगता वाले, ठीक है, भौगोलिक कारणों से मतदान केंद्र पहुंचने वाले असमर्थ व्यक्ति, मतलब आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अन्य जगह ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, बाहर है कहीं पे, उनके लिए भी समय समय पे न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी प्रयास करते आए हैं, उनमें से एक प्रयास ये भी था, ठीक है। तकनीकी आधार पर अगर देखा जाए इससे जुड़े आंकड़े को, तो क्या है, ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अब जो स्टूडेंट ब्लॉकचेन तकनीक का नाम सुन रहे हैं, मुझे एक बात बस बताते चले कि जब भी आपको ब्लॉकचेन तकनीक का नाम याद आता है तो किसी विशेष व्यक्ति का, क्या कोई जापान से जुड़ा कोई व्यक्ति उसका नाम याद आता है क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कौन था ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़ा हुआ। बहुत फेमस नाम है, और क्योंकि इस समय जब हम बिटकॉइंस वगैरह की बात करते हैं वो ब्लॉकचेन तकनीक पे ही आधारित होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तकनीकों के माध्यम से देखा जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग तकनीक होती है जहां पे जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन बीच में आपको नहीं पता, बीच में कोई धुरखेल नहीं कर सकता इस ऐप के माध्यम से। चेहरा पहचान प्रणाली, निश्चित तौर पर जब हम आधार की बात करते हैं तो आधार के बाद से ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो यहां पे जुड़ जाता है। वहां से क्या होता है कि भाई आपको फेस के आधार पे आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और फिर वहां पे आप वोटिंग कर सकते हैं। और ओटीपी द्वारा सत्यापन, और ये मल्टीपल लेयर ओटीपी सत्यापन हो कई बार इसलिए भी प्रयोग किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल का कोई मिसयूज कर रहा है या आपके सामने ही किसी अन्य प्रकार का मिसयूज हो जाए, तो ओटीपी सत्यापन बहुत जरूरी हो जाता है। आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हैं, अमेजन, तमाम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना, ओटीपी सत्यापन तो वहां पे भी होता है, तो यहाँ पे क्यों ना हो, तो निश्चित तौर पे। अच्छा, इस ऐप का नाम मैं बता दूं, ई-सेक BHR, ठीक है, इस ई-सेक BHR जो ऐप थी उस ऐप के द्वारा यहाँ पे वोटिंग हुई है। मैं आपको बताता चलूं कि एस्टोनिया 2005 में पहली बार ऐसा देखा गया, तो 2014 से रेगुलर लेवल पे वहां पे ऑनलाइन वोटिंग है। स्विट्जरलैंड में और ब्राजील में भी हमको ऑनलाइन वोटिंग के प्रमाण देखने को मिले हैं, ठीक है, ऑनलाइन वोटिंग के प्रमाण हमको देखने को मिले हैं एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड और ब्राजील में। लेकिन बिहार जो अपना है ना, थोड़ा आगे निकल गया है, ऐसा लगता प्रतीत होता है। क्योंकि देखो यार, हमारे नगर पालिका के चुनाव भी होते हैं ना, तो इतने सारे लोग वोट दे देते हैं कि पता नहीं, आप उधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करेंगे तो कई कंट्रीज की पॉपुलेशन आ जाती है उसमें, तो ठीक ठाक लोग उसमें वोट करते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, हम सबको पता है कि जब भी हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 324 से लेके आगे हम विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा 25, 26 इन सब के द्वारा हम वोटिंग को समझते हैं। उसमें से जो 324 है वो क्या करता है, यहां से देखिए वो क्या करता है, वो चुनाव आयोग को चुनाव संचालन की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। भारत में जो चुनाव संचालन होगा उसकी पूरी शक्ति किसके पास है, चुनाव आयोग के पास है। अनुच्छेद 324, 326 किस लिए स्पेशल है, क्या उससे कोई लीगल राइट जुड़ा हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की, तो अनुच्छेद 243 किसकी बात करता है, पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है, और यह क्या करता है, स्थानीय स्वशासन संस्थानों के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका को स्पष्ट करता है। जब मैं पंचायती राज संस्थानों की बात कर रहा हूं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, तो दो बड़े संविधान संशोधन 73वां और 74वां ध्यान आता है। अगर आप उससे पॉलिटी पढ़ रखे हैं या आप स्टडी IQ की किसी भी फैकल्टी से अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी श्योर कि ये 73वां 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुए, 73वां किसके लिए है, 74वां किसके लिए है, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ये नहीं कि बाद में करें, उत्तर देते चलिए, वीडियो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की, तो क्या है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, अनुच्छेद हमको क्या करता है, हमें ये मतदान का अधिकार भी शामिल है जिसमें मतदान की पद्धति चुनाव के द्वारा सम्मिलित हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार जो है, बहुत सी स्वतंत्रताएं हैं, विभिन्न प्रकार की इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन एक छोटी सी और स्वतंत्रता इस समय बहुत चर्चा में थी। अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो कुछ दिनों पहले मैंने अनुच्छेद 21 के, था स्वतंत्रता का तो नहीं, लेकिन जब वो डिग्निफाइड लाइफ की बात होती तो उससे जुड़ा एक अधिकार बताया था। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि चीजें रिवाइज होता चले। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने बताया था कि रिविजन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर उस इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे हैं तो मुझे बताते चलिएगा कि वो किस नए अधिकार की मैंने बात की थी, तो वो भी इसमें शामिल होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, अच्छा, मैं जब भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करता हूं तो देखिए दो आते हैं, 1950 का और 1951 का। आप मुझे जल्दी से इसका डिफरेंस बता सकते हैं क्या, क्या इनका डिफरेंस है? छोटा सा मैं बता देता हूं, डिटेल में आप बता दीजिएगा। 1950 क्या करता है, ये मतदाता सूची और मतदान की पात्रता को निर्धारित करता है। मोबाइल मतदान भी इसी के तहत वैध मतदाताओं को लक्षित करता है। और जो 1951 है, ये चुनाव प्रक्रिया और मतदान पद्धति से, ठीक है, संबंधित नियम इसमें निहित है। धारा 62 मतदान की पद्धति को परिभाषित करती है जिसमें तकनीकी सुधार की गुंजाइश है। तो इसकी जो सेक्शन 62 है, धारा जो 62 है, बहुत अच्छे से आपको उसको याद कर लेना है, समझ लेना है। यहां पे यानी कि जो बिहार में हुआ, बहुत ज्यादा लेना देना इस सेक्शन से ही। तो जब मैं आपको कहूं कि, अब मैं क्लास में प्रश्न हमेशा पूछता हूं कि अनुच्छेद RPA 50 और RPA
1951 में, क्या डिफरेंस आपको लगता है? ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी आपसे इंटरव्यू में कहीं भी पूछा जा सकता है इससे जुड़ा, ठीक है। चलिए, राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों में चुनाव संचालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। बिहार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी। 1994 में बिहार राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ और बिंदु में बात कर लेते हैं, जैसे तकनीकी आधारभूत संरचना पर इस पर जुड़ने इस ऐप के द्वारा, तो इसका नाम क्या है? ई-सेक BHR। ये ऐप जो है सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, सीडैक। और भी अगर मैं बात करूं तो अगर पुणे से रिलेटेड सीडैक की बात करूं तो बहुत से तकनीकी विकास में सीडैक का योगदान रह चुका है। आपको कुछ स्पेशल याद आता तो मुझे बताते चलिएगा। चलिए, बात करूं इसके द्वारा तो सत्यापन की प्रक्रिया, पहले तो OTP आधारित सत्यापन होता है, उसके बाद आधार कार्ड से आपका लिंकेज होता है, और फिर इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन भी होता है जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह सब शामिल है, ठीक है। और इसमें क्या है? चेहरा पहचान तकनीक, यही फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक में आपके रेटिना आ जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, सभी चीज आ जाते हैं। उसके बाद जो फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा जो पहचान किया जाता है, वो भी इसमें शामिल है। इस ऐप की बात कर रहा हूं। सुरक्षा प्रणाली की बात कर लीजिए तो मैं भी थोड़ी देर पहले बताया, ब्लॉकचेन तकनीक वन ऑफ द टफेस्ट, बहुत टफेस्ट तकनीक मानी जाती है टू क्रैक। इसलिए देखिए, बिटकॉइन को क्रैक करना बहुत टफ है, वरना तो अब तो कितने सारे लुटेरे उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है? इंक्रिप्शन क्या है? एंड टू एंड इंक्रिप्टेड डेटा सुरक्षा निश्चित किया जाता है। तो जैसे आप व्हाट्सएप की बात करते हैं तो वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, निश्चित तौर पे वहां पे भी एक प्रॉपर सुरक्षा मिलती है। ऑडिट ट्रेल, प्रत्येक मत का डिजिटल ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया जाता है, ठीक है। आपने जो वोट किया, वोट करने का जो पूरा प्रक्रिया है, वो हो सकता है किसी और को नाम मुखरित किया जाए, पर जरूरी पड़ने पे अगर कहीं पे लगता है कि इसका मिसयूज हो रहा है तो ऑडिट ट्रेल के द्वारा पता किया जा सकता है कि डिजिटल ऑडिट, अगर जैसे नॉर्मली हम ऑफिस में ऑडिट की बात करते हैं ना कि भाई कितना खर्चा, उसका ब्यौरा दो, तो ऑडिटिंग कहते हैं। तो अगर कल को वोटिंग के डिजिटल ऑडिट की बात की जाए तो वो भी यहां पे है। जैसे वीवीपैट की बात कर लेते हैं, ठीक है, वीवीपैट की भी हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो वीवीपैट जैसी चीजें जो थी वो एक प्रकार से पर्सनल ऑडिट की बात थी। यहां पे क्या है कि दो पक्षों का ऑडिट, मतलब जो संस्थान करा रहा है और जो व्यक्ति है, दोनों संतुष्ट हो सकते हैं इस डिजिटल ऑडिट ट्रेल के द्वारा, ठीक है। चलिए, चुनाव आयोग के प्रमुख सुधार की बात की जाए तो फोटो पहचान पत्र की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के व्यापक उपयोग की बात कर लें, वीवीपैट का फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। लास्ट में जो AT है इसका फुल फॉर्म है ऑडिट ट्रेल। VVP का क्या फुल फॉर्म है आप मुझे बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका प्रयोग की बात की जाए, डिजिटल वोटर ID की बात की जाए, या इस समय मोबाइल वोटिंग की बात की जाए, बड़े सुधार चुनाव आयोग ने देखे हैं 1950 के दशक में। 1950 से लेकर 60 में, 51-52 की बात करूं खासकर, तो जब पहली बार चुनाव हुए तब से लेकर अब तक चुनाव आयोग ने एक बड़ा रास्ता तय किया है, और हम सबको एक भारतीय होने के नाते इस रास्ते पे बहुत गर्व होना चाहिए, ठीक है। इस बात पे हमको बहुत गर्व होना चाहिए। चलिए, तकनीकी चुनौतियां क्या हैं? डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या होती है, हम सबको पता है भाई। डिजिटल डिवाइड पे मैं वीडियो बना चुका हूं। मैं जब बताता हूं तो क्या कहता हूं, आपको तकनीक बहुत अच्छे से मिल रही है, हमारे पास मोबाइल है, हम घर बैठे, हमको लगता है कि हम सारे टीवी, सारे शो, हर प्रकार के जो क्या कहते हैं टिकट होते हैं, सब हम भर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट पीपल जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास तकनीक की कमी है, जिनके पास प्रॉपर इंटरनेट नहीं है, जिनके पास अच्छा सिस्टम नहीं है, वो कैसे करेंगे? मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का मोबाइल भी नहीं है, वो कैसे वोट करेंगे? तो इस प्रकार की दिक्कतें डिजिटल डिवाइड में आ जाती हैं, ठीक है। स्मार्टफोन की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता का अभाव, नहीं पता, ऐसे बहुत से लोग भी होंगे इस क्या कहते हैं कैटेगरी में, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे और उनके घर में भी कोई बहुत खास कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो कैसे वोट करेंगे? पढ़े लिखे का छोड़ दो, मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मेरे पिताजी मतलब ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, और वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में वो अधिकारी के तौर पर जब रिटायर हुए, उसके बाद भी वो मतलब हर चीज़ कर लेते हैं, बट उनको व्हाट्सएप करने में बड़ी इरिटेशन, इनफैक्ट मोबाइल से जुड़ा कुछ भी, वो सिर्फ यूट्यूब चला पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। उसका कारण ये नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, इसका कारण ये है कि उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं जगता, टेक्निक उनको उतनी समझ में नहीं आती है, तो इस प्रकार के लिए दिक्कत हो जाती है। कुछ वृद्ध व्यक्तियों के लिए तकनीकी जटिलता, वही बात मैं पिताजी की बात कर रहा था जो 70 क्रॉस कर चुके हैं, तो वे लोग जो 80 क्रॉस कर चुके होंगे उनके लिए तो जटिलताएं और बढ़ गई। तो इस प्रकार की तकनीकी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। साइबर की बात कर ली जाए तो हैकिंग और मेलवेयर अटैक का खतरा है, बिल्कुल खतरा है, इस खतरे से हम बच नहीं सकते, ठीक है। डेटा चोरी और मतदाता गोपनीयता की भी, मान लो कि कोई बीच में किसी ने एक चिप लगा दी हो, आजकल मूवीज में आप तमाम वीडियोस देख लेते हैं जहां पे चिप लगा के कोई भी हैकर आता है और चीज़ों को हैक कर लेता है। अगर तो पॉसिबल हो गया, बिकॉज हम सबको पता है कि चाइना या USA की बात कर ली जाए तो तकनीक किस स्तर पे पहुंच गई है, कोई दो राय नहीं कि इस प्रकार की चीज़ें संभव नहीं है ना। फिर क्या है, सिस्टम फेलियर की संभावना,
सबने वोट कर लिया, उसके बाद सिस्टम हैंग कर रहा है, चढ़ ही नहीं रहा है। वो होता है ना कि वो जो एरर 404 जैसे आ जाता है, तो उस प्रकार की चीज़ें आ गई तो फिर दिक्कत है ना। चलो कुछ और बिंदुओं की बात कर लेते हैं। क्या है कानूनी और संवैधानिक चुनौतियां, क्या है इन पे एक बार बात कर लेते हैं। गुप्त मतदान, यस, मोबाइल वोटिंग में मतदान की गुप्तता कैसे सुनिश्चित करें। भाई पीछे परिवार के 4 बच्चे खड़े हैं, नहीं दादाजी ऐसे वोट कीजिए, दादी ऐसे वोट कीजिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये निश्चित तौर पे वो उन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, पर मतदान तो उनके लिए निष्ठा का मामला है, दिक्कत आएगी। मान लीजिए कोई पड़ोसी आके बता रहा है अरे चाचा इस पे काहे वोट करें, ऐसे वोट कर दीजिए, कर ही दिया उसने तो क्या कर लोगे अब, ठीक है। फिर क्या है पारिवारिक या सामाजिक दबाव की, यही इसी की बात कर रहा था कि मान लीजिए 2 पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की बात कर लेते हैं। पिताजी कांग्रेस को मानते हैं, बेटा भाजपा को मानता है, उसने भाजपा को वोट दिला दिया, तो निष्ठा की क्या बात, क्या चुनावी प्रक्रिया का सॉल्यूशन निकला क्या? नहीं। समानता का सिद्धांत, सभी मतदाताओं को समान अवसर प्रदान करना, तकनीकी पहुंच में असमानता, इसकी 2 चीज है। पहली बात तो कि ऐसे बहुत से, अच्छा मान लीजिए 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जो 79 वर्ष के हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए नहीं होगा पॉसिबल, वहां पे उनका समानता का अधिकार 79-81 में कितना डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात, वे लोग जो टेक्निकली वीक हैं या उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो उस प्रकार के, यानी कि जो ये हम वोटिंग सिस्टम की बात करें इससे बहुत दूर है, उनके पास मोबाइल बेहतर नहीं है, उनके पास तकनीक बेहतर नहीं है, तो वे लोग क्या करेंगे, वे लोग परेशानी में आएंगे। तो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं उनको क्या कहते हैं, उनके समानता के अधिकार के अगेंस्ट। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो सबके लिए कानून समान होना चाहिए, और हमको उसमें सामाजिक समानता की बात भी करनी चाहिए। सामाजिक रूप से हर व्यक्ति समान भारत में तो नहीं दिखता है अभी, ठीक है। बात करें इसके आगे की तो क्या है, राजनीतिक चुनौतियां क्या है, विपक्षी दलों की आपत्तियां क्या है, पहले देख लेते हैं। पारदर्शिता और विश्वसनीयता, देखिए विश्वसनीयता पर सवाल हमेशा उठाए जाएंगे, ठीक है। जो पक्ष होता है उस पर हमेशा प्रश्न किए जाते हैं कि क्या आप ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप ज़बरदस्ती आपने कुछ सॉफ्टवेयर लगा रखा हो कि डालो कहीं पे जाए वहीं पे, इस प्रकार की कोई चीज़ें हों। चुनावी धांधली की आशंका, यस, बड़े स्तर पर धांधली की आशंका विपक्ष तो जता भी सकता है, और ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है बॉस, ठीक है। जनता का विश्वास, नई तकनीक के प्रति संदेह, जनता अक्सर जो नई तकनीक के प्रति थोड़ा सा टफ रवैया अपनाती है कि अपने पक्ष में तो नहीं कर लेंगे, इसका मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें। दूसरा क्या है, पारंपरिक मतदान प्रणाली के प्रति लगाव, यस, ये हमने माना है। जैसे जब भारत ओपन डेफिकेशन फ्री होने की तरफ आगे बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों का दिक्कत क्या था कि पारंपरिक रूप से वो जैसे फ्रेश होने जाते थे, हमारे गांव साइड में कहते हैं मैदान होने जाते थे, तो उनकी अगर बात की जाए तो पारंपरिक रूप से वो फ्रेश होने के लिए जिस जगह जाया करते थे उनको वहाँ पे कंफर्ट फील होता था। फिर उनको कहा गया नहीं, आपने वॉशरूम या जो लैट्रिन वगैरह जो है वहाँ पे जाके आप कीजिए। तो उसकी बात है कि लोगों को वो या तो मुहर वो लगाना, या वो पहले तो मुहर लगाने की आदत थे, फिर वो क्या कहते हैं ईवीएम मशीन आ गई, अब आप ऐप से वोट कर रहे हो, तो लोगों को वो मन में क्या कहते हैं, वो जो उसका डायलॉग है ना पंचायत का कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ वैसा आ जाता है ना। तो ये भी एक चुनौती है, ठीक है। चलिए और किसी की बात करें, लाभ क्या है, तो निश्चित तौर पे जो वृद्ध, दिव्यांग और बीमार मतदाता है उनके लिए बहुत सुविधाजनक है, बहुत फायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं की पहुंच, यस, ऐसे लोग जो बहुत दूर रहते हैं यार, मान लो कि मतलब उनके, जैसे अभी मैं मेघालय के टूर से आया हूँ, आई हैव सीन द विलेजेस जो बहुत रिमोट है, उनके लिए कैसे वो खाना वाना इंतजाम करते होंगे, इट्स अ वेरी टफ टास्क फॉर प्रशासन ऑल्सो कि भाई वहां पे बिजली पहुंचानी, कैसे पहुंचाएंगे, तो इस प्रकार की दिक्कतें। अच्छा, मतदान प्रतिशत में संभावित वृद्धि, यस, वे लोग जो अभी तक मतदान नहीं कर पा रहे थे, 80-81 वर्ष का कोई बुजुर्ग चल नहीं पा रहा है, वो कैसे मतदान करना जाएगा। सबके घर तो श्रवण कुमार होंगे नहीं कि लेके चले जाएं और वोटिंग करवा दें, तो उन लोगों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है ये, ठीक है। लागत में कमी की बात कर ली जाए तो यस, मदद, हाँ, अगर मान लीजिए कि अब ऑनलाइन ही लोग करने लगे तो ये जो प्रैक्टिकली पैसे खर्चे होते हैं मतदान केंद्र को बनाने में, बड़े बड़े जो सुरक्षा कर्मियों को लगाया जाता है, पुलिस को लगाया जाता है, फिर उसके बाद भी धांधली होती है, उसके बाद भी करप्शन आता है, तो निश्चित तौर पर उसमें सुविधा होगा। सुरक्षा व्यवस्था की लागत में कमी, यस, दोनों में सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की संख्या में, और कागज और अन्य सामग्रियों की वजह, निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया जाता है इलेक्शन में, इलेक्शन की ड्यूटी में, वो भी बेचारे थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। इस प्रकार की चीजें अगर रेगुलर फॉर्म में आ गई तो बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। इससे कुल मिला के बात यह है, ठीक है। पर्यावरणीय लाभ क्या है, कागज का कम उपयोग, पर्यावरण से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। हम लोग अक्सर कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, क्या होते हैं कार्बन फुटप्रिंट? हम अपने पीछे अपने दैनिक उपयोग के द्वारा जो कार्बन छोड़ते हैं वो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी तरह जिस तरह फिजिक्स में हम एंट्रोपी को पढ़ते हैं, एंट्रोपी बढ़ता जा रहा है, तो उस प्रकार से ये चीजें भी लगातार बढ़ते जा रही हैं, ठीक है। चलिए, भविष्य की संभावनाएं क्या है, विस्तार की संभावना, अन्य राज्यों में इस प्रणाली का विस्तार हो,
बेहतर होगा। अगला क्या है, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में इसका उपयोग किया जाए, बेहतर होगा। जो सुविधाएं मैंने बताई, जो प्रभाव मैंने बताया, जो लाभ मैंने बताए, उन सब में इसमें फायदा होगा। सभी मतदाताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी, भाई आप जाके वोट दे दो या घर से वोट दे दो। खासकर उन लोगों के द्वारा जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी निर्णय क्षमता बेहतर है, अनुभव के आधार पर है, कई बार वोट डालने नहीं जा पाते, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। वे लोग जो 40% से ज्यादा विकलांग है, और हम सबको पता है कि भारत में ऐसे कितने ऑफिशियल बॉडीज हैं, ऐसे संस्थान हैं जहां पे विकलांगों के लिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, उनके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, तकनीकी उन्नति की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश अगर इसमें कर दिया जाए तो जो बीच में 2-3 दिक्कतों की बात कर रहे थे वो दिक्कतें भी बच जाएंगी। और अगर हम बात करें तो क्या है, बेहतर साइबर सिक्योरिटी जो उपाय अगर इसमें कर लिए जाए तो हम जो हैकिंग की बात कर रहे थे वो हैकिंग भी नहीं हो पाएगा, घर बैठे आदमी आराम से वोट डाल पाएगा। ठीक है, और रियल टाइम ऑडिटिंग सिस्टम, यस, इसको थोड़ा सा और इनकलकेट किया जाए तो रियल टाइम पे, उसी टाइम पे ऑडिट हो जाएगा। बड़े मतलब अगर किसी को आपत्ति है तो भाई विपक्ष पक्ष के लोग एक पास बैठ जाए और इस बात का ऑडिट होता रहे कि जो वोट डल रहा है ये सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक लबोलुआब था, समरी थी, एक ऐतिहासिक दिन रहा। भारत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, बिहार के पर्सपेक्टिव से एक बात की जाए, बड़ा दिन था। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लेकिन बताता चलूं, हमारे P2I प्रतिज्ञा बैच में तो चलिए सेल चल ही रही है, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में भी आपको मानसून सेल का लाभ उठा सकते हैं अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। ये बैच जो है, ये पहले मैं कबीरदास से शुरू करना चाह रहा था, लेकिन अब आधुनिक काल से शुरू कर रहा हूं ताकि वो स्टूडेंट जो आधुनिक काल को शुरू से उसकी थ्योरी के साथ पढ़ना चाहते हैं वो इसमें पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मानसून सेल 30 जून तक ही वैलिड है और 1 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, तो 30 जून तक जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत पैसा बच जाएगा। तो कोशिश ये आप कर सकते हैं। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके से जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास सर्च बॉक्स में डालेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com पे अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। जो मैंने प्रश्न पूछे वो लिख के भेज सकते हैं। इसके पहले जो वीडियोज में मैं प्रश्न पूछता है आप उसके उत्तर लिख के भेज सकते हैं। और अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो भी मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं इस मेल आईडी द्वारा। बाकी स्टडी IQ के हर कोर्स के लिए दिस इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, विकास लाइव कोड आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस बनाए रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।